अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैफ 1 FAR 1 का लेक्चर 1 सारे ही 1 है आज। ठीक है जी। FAR अब इसका नाम है, पहले FAR 1 होता था। खैर पहला पर्चा है हमारे कैफ का ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इंट्रो पढ़ के आए हैं? कितने बच्चों का रिजल्ट आ चुका हुआ है? बैठे हैं। अच्छा जी, माजरत के साथ आज जंग लगी हुई है, आपको पता है दुनिया के अंदर, तो क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई हुई हैं। बहरहाल मैं एक ज़रूरी ऐलान स्टार्ट में ही करना चाहूँगा कि कॉलेज के करीब करीब जो हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, उनको पैदल चल के आने में कोई पेट्रोल उनका खर्च नहीं होगा, तो वो क्लासेस को फ़िज़िकली आकर पढ़ें ताकि उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, ऑनलाइन में सुस्त ना पड़ जाएँ। बाकी जो बच्चे दूर से आते हैं वो घर बैठे लेक्चर्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आउट स्टेशन वाले हैं, घरों से आई नहीं हैं, उनको भी लेक्चर्स प्रोवाइड होते रहेंगे। यूट्यूब के ऊपर चैनल जो है या कॉलेज का, उस पर लेक्चर्स आएंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लेक्चर नोट्स भी मैं डलवा दूंगा। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो करीब करीब वाले पैदल चल के आ सकते हैं, मोस्टली बच्चे हॉस्टलाइट्स जो होते हैं वो करीब करीब कॉलेज के रहते हैं, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं और पैदल चल के आते हैं, वो काइंडली पैदल चल के तशरीफ़ ले आइएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इधर हो जाओ क्योंकि बच्चे कम है ना ज़रा, तो कैमरे के ऊपर नज़र तभी जाएगी जब कोई मेरा बच्चा सामने बैठा होगा तो। ठीक है। बाकी बच्चों की मौजूदगी बहुत खुशाइंद है आप लोगों के लिए ऑनलाइन वालों, क्योंकि अगर ये ना होते, इनके लिए दुआ भी करनी है आप, ये ना होते तो कैमरे को तो सब समझ आ जाती है। मैं जो पढ़ाता कैमरा यस 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 ओके करके जो वो कहानी ख़त्म कर देता, तो जो 2 घंटे में काम होना होता है वो 1 घंटे में हो जाता है अगर कैमरे को पढ़ाना हो तो। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ शक्ल बन गई हमारी फिज़िकल क्लास की। भाई आवाज़ मिस हो रही है, क्यों हो रही है? अच्छा जी, तो सबसे पहली बात मैं आपके साथ पेपर पैटर्न की करूँगा, यानी बिस्मिल्लाह हम पेपर पैटर्न से करेंगे ना। जाहिर सी बात है भाई, पर्चा पास करना ही तो मकसद है हमारा। क्या ख्याल है? पर्चा ही तो पास करने आए हैं, तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, MCQs। उसके अंदर गालिबन एक सवाल आपका बड़ा आता है फाइनल अकाउंट्स का, जिसको आपने चॉइस में छोड़ दिया होगा। किस किस ने चॉइस में छोड़ा था? सही से बताना। देखो एतमाद का रिश्ता है ना उस्ताद शागिर्द का, तो कोई बात नहीं, खैर है, आपने किया अच्छा किया, कोई बात नहीं, पास भी हो गया, अब नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पहले कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जो अगला कैफ 6 उसमें होता था, वो पिछली अटैम्प्ट से यहाँ पे आ चुका है और 20 नंबर का सवाल इस दफ़ा भी उसमें से आया है। ठीक है। खैर ग्रिड्स आपको दिखाता हूँ, मे भी इस दफ़ा जो है वो कोई उस ग्रिड में से कोई और सवाल बड़ा पूछ ले, लेकिन फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है कि जो पूरे फाइनेंशियल, आपके इस पेपर का नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही बनाना सीखना है। इंट्रो में उसकी बुनियाद पड़ी थी और अभी यहाँ पर और फिर आगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी आप यही बना रहे होते हैं। तो हमने जो टॉपिक भी पढ़ना है अल्टीमेटली उसको हमने पहुँचाना कहाँ पे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो मैं आज का लेक्चर जो स्टार्ट करूँगा उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि हम एक सवाल कर लें। नीयत तो यही है। एक तो क्लास जो है वो तकरीबन 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई है बच्चों के इंतज़ार में, तो खैर कोशिश यही होगी कि एक सवाल हम कर लें फाइनल अकाउंट्स का, एक सादा सा सवाल जिसमें कोई ख़ास एडजस्टमेंट्स नहीं, जो आप इंट्रो लेवल पे करके आए हैं तकरीबन वही एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका वारदात जो होगा FAR के अंदर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो होगा। पहला लेक्चर क्यों मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रख रहा हूँ? मैंने फाइनल अकाउंट्स नहीं कराना। फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो सारे चैप्टर्स के होने के बाद जाके होना है। जितने चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं उनका, जैसे आप लोगों ने इंट्रो के अंदर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पढ़ा, यार मैं तो कहता हूँ ये 1-2 बच्चे अगर कभी इधर आ जाए ना, थोड़ा सा बिखर जाए ज़रा, ऐसे ही मेरा सारी क्लास मेरी यूँ हो जानी है। माजरत है थोड़ा सा तकलीफ़ के लिए, थोड़ा सा शाबाश शाबाश, बस 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 रोक के उस्ताद जी, बस ठीक। कंडक्टर हूँ ना जी, हैं जी, सवारियाँ सीधी सीटें खाली कर रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या अर्ज़ कर रहा था मैं? हाँ, आपने बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा, आपने BRS पढ़ा, आपने एक्रूअल प्रीपेमेंट्स पढ़ा, आपने IAS 16 वो PPE डेप्रिसिएशन एसेट, फिक्स्ड एसेट रिडक्शन के नाम से पढ़ा। अब ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ते गए, इन्वेंट्रीज का चैप्टर पढ़ा, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर इन्हीं सब की एडजस्टमेंट्स आई होती थी। ऐसे ही है। ठीक है। अब यहाँ पे लेवल बढ़ जाना है। अब वो फिक्स एसेट रिडक्शन पूरा स्टैंडर्ड आगे 16 पढ़ेंगे, फिर टेंजिबल्स का ये स्टैंडर्ड था, इनटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, फिर
जानवरों वाला स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, मतलब IS 41 एग्रीकल्चर का एक स्टैंडर्ड है। फिर इसी तरह से हर स्टैंडर्ड जो पढ़ते आप जा रहे हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने पहुंचाने होते हैं। तो एक लेक्चर सिर्फ पहला मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाया करता हूँ, फाइनल अकाउंट सादा सा सवाल, उसमें सिर्फ हम ये कर लेते हैं कि हमें थोड़ा सा भूला होता है या चॉइस में भी छोड़ा होता है, फाइनल अकाउंट्स थोड़ा सा पता लग जाता है कि P&L क्या होता है, उसमें क्या कुछ आता है, बैलेंस शीट में क्या कुछ आता है, क्योंकि हमने हर टॉपिक में एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं रेलेवेंट हिस्सा बना देना। जैसे आपने IS 16 जो फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पढ़ा था, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में जाता था और बैलेंस शीट के अंदर आपका फिक्स एसेट कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती थी। ऐसे ही बैलेंस शीट में बुक वैल्यू नजर आती थी ना, तो सिर्फ इतना रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट हम IS 16 के अंदर बना लेंगे कि हम पूरा सवाल करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे जी P&L के अंदर क्या जाना है, इस चैप्टर के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है, वो P&L के अंदर प्रेजेंट कर देंगे, सिर्फ P&L की हेडिंग देके डेप्रिसिएशन, और ऐसे ही बैलेंस शीट में हेडिंग देके नॉन करंट एसेट्स की, उसमें फिक्स एसेट जिसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नाम देंगे। ऐसे ही हम इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तो इंटेंजिबल की डेप्रिसिएशन की बजाय अमोर्टाइजेशन है लफ्ज, है चीज वही, तो P&L में अमोर्टाइजेशन चली जाएगी और बुक वैल्यू बैलेंस शीट में। तो हर चैप्टर जो हमने करना है उसमें एक्सट्रैक्ट्स पे हमने, मतलब P&L के अंदर क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, ये हमने साथ साथ करना है। गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड आएगा तो P&L में क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है। IS 36 इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, P&L में क्या जाता है, बैलेंस शीट। अल्टीमेटली बनाना तो हमने वही है। अब हम वो टॉपिक्स भी तैयार कर रहे होंगे और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स भी हर टॉपिक में साथ साथ करते जाएंगे, और फिर जब ये हमारे स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाएंगे तो हम फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर कुछ भी नहीं रहा होगा सिवाय इसके कि हम एक बड़े सवाल को संभालना सीखें। तो वो जो 6-7 दिन लगेंगे उस टॉपिक के अंदर, उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा हमें, बस सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करके एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, नीचे 4, 5, 6, 7 एडजस्टमेंट्स होंगी, मुश्किल आसान मिली जुली, ठीक है, और उनको पूरे सवाल के अंदर हमने करना सीखना होगा। यानी अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट्स की तैयारी हम डे 1 से शुरू करेंगे और जिस दिन ये टॉपिक पूरा होगा उस दिन जाके फाइनल अकाउंट्स ही चल रहा होगा एक तरह से, ठीक है। बहरहाल ये मैं भी सिलेबस के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो पेपर पैटर्न की बात कर रहा था, करते करते बात कहीं की कहीं बात निकल गई, ठीक है। तो पेपर के अंदर बेटा 2 सेक्शंस होंगे। बात असल में वहां से चली थी ना कि आपने फाइनल अकाउंट्स को चॉइस में छोड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस मिलते हैं, 6 क्वेश्चंस, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। मैं भी ज़रा छुट्टियों के बाद आया हूँ ना, अभी थोड़ा सा हाथ सीधा होते हुए। समझ आ रही है राइटिंग की, समझ आ रही है? खबरदार किसी ने कहा मेरी राइटिंग गंदी है, समझ आई ना? अच्छा जी। कभी एक, जैसे अभी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर आया जो कैप 6 का, उसमें एक सवाल उन्होंने 12 नंबर का भी दे दिया सेक्शन ए में। तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा, लेकिन अप टू 10 मार्क्स इधर कम से कम, 10 से ज़्यादा नॉर्मली नहीं होता इसमें, कोई हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम वैसे अप टू 10 मार्क्स यहाँ पर आता है। और एक क्वेश्चन इसमें MCQs का होता है, बस 1 क्वेश्चन ऑफ MCQs, और वो होता है मार्क्स 10, यानी 10 नंबर का एक सवाल MCQs का आएगा बस। तो वो जो अक्कड़ बक्कड़ करके आप कर लेते थे ना पहले काम, यहाँ पे सिर्फ अक्कड़ बक्कड़ नहीं करते थे, पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। और MCQs जाहिर सी बात है तभी तैयार होते हैं जब पूरा टॉपिक तैयार होता है। तो पूरा टॉपिक कर लेते हैं तो हम MCQs करने के उस टॉपिक के तभी काबिल होते हैं, ठीक है। तो खैर 10 मार्क्स का एक MCQs का सवाल होगा, ठीक है। तो 6 सवाल आते हैं टोटल यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो MCQs वाला है, ये अब इस दफ़ा से ICAP ने क्वेश्चन 1 बना दिया है। पहले क्वेश्चन 6 होता था, नॉर्मली 3-4 भी हो जाता था, लेकिन अब जो इस दफ़ा ICAP ने नई स्कीम के अंदर पेपर दिया, तो सारे पेपर्स के अंदर MCQs भी हैं 10 नंबर के, और सारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का ही था। प्लस उसने एक शरारत और भी की थी, पहला सफ़ा को बुलबुलों वाला दे दिया था, बबल्स वाला, ठीक है, कि ये बबल्स के अंदर सॉल्व करें। खैर पहला पर्चा ही FAR का था, तो बच्चे जो हैं वो उस पर आंसर शीट पे भी कर आए। अब वापस आते ही एक तूफान बरपा हो गया। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जिसने बबल्स भर दी उसको भी नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, और जिसने आगे कर दिया उसको भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब आइंदा से आपने ऐसा नहीं करना होगा, वो बबल्स के साथ ही करेंगे हम। अच्छा, उसके बाद सेक्शन B है जी। टोटल हमारे पर्चे के 9 सवाल होंगे हमेशा। टोटल कितने सवाल होंगे?
चाहे आप ये सब पर्चा कर रहे हैं, मैं 3 जो पर्चे पढ़ाता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर भी 9 सवाल हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी 9 सवाल हैं, एफएआर के अंदर भी 9 सवाल हैं, ठीक है। 9 सवाल होते हैं, 6 सवाल सेक्शन ए के अंदर और 3 सवाल सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो मिला जुलाकर कोई 40-45 नंबर कभी इधर आ जाते हैं और फिर यहाँ पे 55 से 60 नंबर इधर भी आ जाया करते हैं। ज़रूरी नहीं मैक्सिमम 20 नंबर का है, कोई 15 नंबर का आ गया, कोई 17 का आ गया, कोई 20 का आ गया। तो 50-55 नंबर सेक्शन बी में पड़े होते हैं, ऐसे ही 40 से 45 नंबर यहाँ पे भी आपको मिलते हैं, ठीक है। ये तो पेपर पैटर्न हो गया। अब चैलेंजेस क्या हैं इस पर्चे के अंदर, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। भाई मैं इधर मुँह करता हूँ तो आवाज़ कम होती है, ऐसा होती है ना, बताना है आपने मुझे, ठीक है ना। हाँ, इनकी भी आज आजमाइशी आवाज़ 1 2 3 आजमाइशी आवाज़, टेस्टिंग 1 2 3 चल रहा है ना, तो इनको भी बताना है आपने। अच्छा जी, अब चैलेंजेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखें तो फिर मैं चैलेंज में सबसे पहला चैलेंज ये लिखूंगा कि लेंथ ऑफ सिलेबस एक चैलेंज है, ठीक है। तो चैलेंज देखने से पहले ज़रा उस चैलेंज को समझ तो लें। 3 ग्रेड्स हैं बेसिकली एफएआर के अंदर आपकी, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट जो है, जो पीएनएल आप बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, वो यहाँ पर एक ग्रेड है। लेकिन इसके अंदर आपने सिर्फ बनाया था ट्रेडिंग बिजनेस का सादा सा बैलेंस शीट और पीएनएल। ट्रेडिंग बिजनेस, प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस जो है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। उसी को ज़रा अच्छे अंग्रेजी तरीके से IAS 1 स्टैंडर्ड है सबसे पहला, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन के साथ डील करता है, जो कि अब रिप्लेस होने जा रहा है IFRS 18 से, लेकिन अभी तक ICAP ने उसको अडॉप्ट किया नहीं है। बहरहाल वो मैं वैसे ही आपको उस तरीके पे फॉर्मेट रख के चलाऊंगा कि जब कभी ज़िंदगी में आपको वो चेंज्ड वाला सामने भी आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो चेंज कहाँ पे है, वो चेंज्ड वाला ही होगा। बहरहाल अभी फ़िलहाल IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि जो फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा वो IAS 1 के तहत हम बनाएंगे, यानी IAS 1। IAS क्या होता है ये पता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। ये पूरी दुनिया के अंदर कुछ मुल्क हैं जो US गैप जैसे यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ वो यूज़ करते हैं, वरना पूरी दुनिया के अंदर अब जो है वो हम ये IFRS को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपकी ये ग्लोबल मोबिलिटी भी है कि आप जो IAS 1 यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कनाडा में बैठा हुआ जॉन भी वही पढ़ रहा है, युगांडा में बैठा हुआ अब्दुल्ला भी वही पढ़ रहा है, यहाँ पे बैठे हुए आप भी वही पढ़ रहे हैं। तो वही स्टैंडर्ड्स हैं, सारी दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं। इसीलिए तो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स होते हैं कि इधर का CA कर लिया तो फलाने मुल्क का एक पर्चा दे लो उसके लॉ का टैक्स का और वहाँ का CA बन जाए, ऐसे ही होता है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी दुनिया के अंदर जो है वो एक जैसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं, सारे एक जैसे ही पढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत 1 के तहत हम फाइनेंस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, इनके प्रॉपर ज़रा फॉर्मेट्स आ जाएंगे और कुछ नहीं, फाइनल अकाउंट्स वही हैं, ठीक है। लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये छोटे बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का तरीका होता है, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते। आपने प्रॉपर अकाउंटिंग पढ़ी है, जनरल एंट्री से, लेजर से, ट्रायल से पीएनएल बैलेंस शीट, लेकिन आप इंट्रो पढ़ी, अब आप एफएआर पढ़ रहे हैं, फिर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, तो प्रॉपर अकाउंटिंग करने वाले को अच्छी खासी अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है। और फिर अगर आपको किसी ने हायर करना होगा तो उसको अच्छे खासे पैसे भरने पड़ेंगे इसके। लेकिन जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे कोई दुकानदार आपकी गली के नुक्कड़ के ऊपर बैठा हुआ है, कोई छोटे बिजनेसेस हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे, तो उनको कभी कभी अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है। तो उनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का एक टॉपिक है जो आपको सिखाएगा। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी तो होती हैं, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना भी आपने सीखना है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं। चौथा जो है वो कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो आप पढ़ रहे थे लेकिन आपको पता नहीं था कि आप पढ़ रहे थे। जैसे आपने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर पढ़ा, अकाउंटिंग के अंदर 5 हेड्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वो फ्रेमवर्क ही है, एसेट की डेफिनेशन, लायबिलिटी की डेफिनेशन, तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसके बाद IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसको उर्फ आम में सिंगल एंट्री भी कहते हैं,
और अकाउंटिंग फॉर एनपीओज। ये 4 टॉपिक्स हैं जिस ग्रेड के अंदर हैं, वो 30 से 40 नंबर की ग्रेड है, ठीक है। इसमें से इस रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर 20 नंबर का सवाल यहाँ से आया है फाइनल अकाउंट का, बाकी कोई यहाँ से एमसीक्यूज आ गए, 1-2 एमसीक्यूज यहाँ से आ गए, इधर से कुछ जो है वो एक सवाल यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रेड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रेड है। और ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं ये तो डे 1 से ही हमारे चल रहे होंगे, और फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जिस लेवल की आपने इंट्रो में बनाई है, बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी वही है। ये न्यू स्कीम का पहला पर्चा हुआ है जो अभी रिसेंटली आपका हुआ है, आप लोगों ने तो अभी नहीं दिया, ठीक है। उससे पहले एनपीओ, ये फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे नहीं था, एनपीओ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी नहीं था, तो एनपीओ T2 लेवल का था। अब ये T2 क्या होता है, T1, T2, T3, कभी सिलेबस पढ़ना, ठीक है ना, सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिलेबस के अंदर ना लिखी होती हैं ये गाइडेंसेस। T1 लेवल का सवाल वो टॉपिक है जिसके अंदर मैक्सिमम जो है वो आपको 10 नंबर का सवाल आ सकता है। और T2 लेवल का सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जाता है 20 नंबर तक जा सकता है। और T3 लेवल का सवाल जो है वो टॉपिक जो है वो 25 नंबर का आ सकता है। लेकिन T3 लेवल का कोई हमारे पर्चे के अंदर होता नहीं, 25 नंबर का सवाल ज़रा कम ही देते हैं, 17-18, मैक्सिमम 20 तक चले जाएँ तो 17-18 नंबर का सवाल, ताकि ज़्यादा टॉपिक्स टच हो सकें, उस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले ये पिछले टाइम में T2 लेवल का सवाल था, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ये कहाँ चला गया, T1 लेवल। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है 8 से 10 नंबर का मैक्सिमम। लेकिन जब मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँगा तो 2 से 3 बड़े सवाल भी करवाऊंगा जो 18 1 नंबर 20 नंबर वाले, क्योंकि पूरा टॉपिक समझते हैं तभी शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें से कर सकते हैं ना। टॉपिक तो पूरा तैयार होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए, ठीक है। तो ये जनाब आपका यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, एनीवेज मैं फिर लिख देता हूँ। ये जनाब 30 से 40 नंबर की ग्रेड है, जिसमें से नॉर्मली एक बड़ा सवाल और 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी ग्रेड है हमारी, जिसको मैं समझता हूँ कि आपके लिए मतलब वॉक इन द पार्क बन जाती है, क्योंकि इस ग्रेड के मार्क्स हैं 20 से 30 और टॉपिक्स इसमें सिर्फ कितने हैं, कितने नज़र आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा 2 हैं। क्योंकि अंदर खाते की बात क्या है, स्टेटमेंट इक्विटी का टॉपिक जो है ये T1 लेवल का है, और IS8 जो है ये T2 लेवल का है। तो ये चेन इक्विटी बनाना सिखाऊंगा आपको, आज ही थोड़ी सी इसकी बुनियाद बना लेंगे, बाकी फिर इसका भी अलग से टॉपिक है, ठीक है। इसमें तकरीबन 3 दिन हम लगाते हैं, और फिर जब इस चैप्टर में घुसते हैं तो इस चैप्टर के अंदर ICAP ने आज तक लॉन्ग क्वेश्चन में चेन इक्विटी ही बनवाई है IS8 के साथ मिक्स करके। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं इसको एक टॉपिक कह दिया करता हूँ, टेस्टिंग इसकी इकट्ठी होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे आपके लिए जो बनाया हुआ है वो एग्जाम का पैटर्न, जो उसका पेपर कैसे कैसे टेस्ट किया हुआ, तो ये इकट्ठा टेस्ट होता है, ठीक है। तो और उसके बाद कैश फ्लो, निहायत आसान टॉपिक। जब आप कर रहे होंगे कैश फ्लो का टॉपिक, तो पहले हमेशा से होता आया, कई साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कि बच्चे इस पे आके कहते हैं कि कैश फ्लो जैसा तो कोई भी नहीं आसान टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक कैश फ्लो है। अब देखा जाए तो ये दो टॉपिक्स बन गए ना, तो 2 टॉपिक्स में से 20 से 30 नंबर का सवाल। इस बार लॉन्ग क्वेश्चन इधर से आ चुका है, ठीक है, 17-18 नंबर का सवाल आया था, अभी देख लेते हैं, ठीक है। 17-18 नंबर का सवाल इस टॉपिक में से आ गया, और कैश फ्लो में से उसने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा को 5-6 नंबर का थ्योरेटिकल टाइप। अब एक्सपेक्टेड यही है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में अब इसको ले जाएगा और इधर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन ये इतना छोटा ग्रेड है और इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, और मतलब कैश फ्लो का सवाल आ जाए सही, बच्चे के लिए वो पासिंग का टिकट होता है। इतना आसान टॉपिक है ये, जब सीख जाएं तो, सीखे बगैर तो नहीं है, ठीक है, तो सीख जाएंगे तो ये बड़ी अच्छी ग्रेड है, आपको पास कराने वाली ग्रेड है, ठीक है। उसके बाद यहां पर रश पड़ा हुआ है, 35 से 45 नंबर की ये जो ग्रेड है ये अखीर है। सात स्टैंडर्ड्स है इसमें। IS20 गवर्नमेंट ग्रांट 5-6 दिन इस पे लग जाते हैं। IS23 बोरिंग कॉस्ट 6-7 दिन इस पे भी लग जाते हैं। IS16 PPE 18-20 दिन इस पे लग जाते हैं। सबसे पहले यही करेंगे, बेसिकली यही पहला चैप्टर है, लेकिन वो मैं आज जरा फाइनल अकाउंट्स करवाऊंगा ताकि आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट थोड़ी सी याद आ जाए, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5-6 दिन इस पे लग जाते हैं। इंटेंजिबल 8-10 दिन इस पे लग जाते हैं। IS16 का छोटा भाई, और IS41 एग्रीकल्चर 5-6 दिन इस पे भी लग जाता है। तो बड़ा टाइम इस पे लगता है, बड़ा टाइम। अच्छा, IS16 के ऊपर कोई
18 के करीब दिन लगेंगे, 18 के करीब लेक्चर लगेंगे, तो बच्चे कहेंगे कि ये क्या है यार, मतलब हद हो गई, बस भी कर दो। लेकिन ये मैं उनको बार बार बताता रहूँगा जब हम पढ़ रहे होंगे कि इसने ये पाकिस्तानी कल्चर के अंदर कह लें आलू है, ठीक है ना, जो हर सब्जी के अंदर, गोश्त के अंदर डाल लो, ठीक है, मटर के अंदर डाल लो, कीमा के अंदर डाल लो। यानी कि इसका अपना सवाल एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस दफ़ा इस ग्रिड में से लॉन्ग क्वेश्चन उसने इंटेंजिबल में से दे दिए, क्योंकि ये नया टॉपिक इंसर्ट हुआ था। नए टॉपिक 4 आए थे इस दफ़ा नई स्कीम में, एक फाइनल अकाउंट्स, दूसरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री, तीसरा IAS 38 और चौथा IAS 41। ठीक है, तो IAS 38 में से उसने नोट पूछ लिया IAS 16 की बजाय 16 नंबर का सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आया, और यहाँ पर IAS 16 शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में टेस्ट किया। तो अब इस दफ़ा MCQs की बजाय वो लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी बारी लगा देगा। बहरहाल छोड़ के तो कुछ नहीं जाना, आपने याद रखना, पर्चे में जो छोड़ोगे इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने इंश्योर यही करना है कि सिलेक्टिव स्टडी बच्चा ना करे। जब आपको कुछ छुपाया नहीं जाएगा तो आपको कुछ छोड़ने का मतलब बनता भी कोई नहीं। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ये आपके लेक्चर्स के अंदर इनबिल्ट होगा, ये मैं खुद कर लूँगा। जो मुझे कम इंपॉर्टेंट लगेगा ना, उस पर मैं अगर 12 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट उर्दू लगाता हूँ तो 11 दिन उस पर लगाऊंगा, ये मैं खुद ही कर लूँगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा 12 की जगह 13 कर लूँगा। किसी का सवाल एक कम कर लूँगा, एक ज़्यादा कर लूँगा, वो इनबिल्ट होगा आपके पढ़ाने के टाइम के दौरान। उसको आपने नहीं फिर इस तरह से खामखा अपनी तरफ से कोई ये छोड़ देते हैं और ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बड़े बच्चों ने कहा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाना है तो T1 लेवल का होगा, पहली दफ़ा आया, सिलेबस चेंज हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, सही से करो। अब देखो नए टॉपिक्स आए, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक आ गया, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ गया, तीसरा पुराने में से आया, यानी कि 2 नए टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन में उसमें डाले। ठीक है, खैर एनीवेज, तो इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इम्पेयरमेंट है, इंटेंजिबल है और एग्रीकल्चर है। तो ये एक बड़ी ग्रेड है 35 से 45 नंबर की। ICAP का पैटर्न अगर हम देखें, अब मैंने यहाँ पे ना ओल्ड स्कीम को ऑटम 25 तक रखा है, क्योंकि इसमें ये करेक्शन ऑफ एरर हुआ करता था। ये आप अब पढ़ के आए हैं ना? नहीं, क्यों क्यों क्यों? ओह माय गॉड, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जितना पढ़ना वो पढ़ लेंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा करेक्शन को, फाइनल अकाउंट्स के अंदर जितनी आती है मुझे उतनी की चाहिए, मैं अपने हिसाब से जो चीज़ भी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखना, इंट्रो की कोई भी चीज़ मैंने यूज़ करनी है ना, मैंने अपने हिसाब से पढ़ाना है उसको। वो अलग बात है, आपने इंट्रो के अंदर बैड एंड डाउटफुल डेट के ऊपर शायद हफ्ता लगाया हो, 6 दिन 7 दिन लगाए हो। मैं 6-7 दिन तो नहीं लगा सकता, लेकिन वो एक दिन या आधा दिन उस पर लग जाएगा। VRS आपने प्रॉपर पढ़ा हुआ है, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं एक आध दिन के अंदर, मतलब 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस पर लगा लेंगे इससे। ठीक है ना, तो जो चीज़ मुझे ज़रूरत होगी, इन्वेंट्रीज़ है, अब मेरे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इन्वेंट्रीज यूज़ होना है, तो जितना यूज़ होना है, पीरियोडिक परपेचुअल क्या होता है, वेटेड एवरेज FIFO क्या होता है, थोड़ा बहुत ये बातें जो है, एंट्रीज किस तरह से करते हैं, जो मेरे हिसाब से ज़रूरी चीज़ होगी वो मैं खुद पढ़ाऊँगा। और वो अलग बात है कि उस लेवल के ऊपर तो नहीं पढ़ाई जा सकती, जैसे टॉपिक पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ होगा, इस काबिल वो फिर भी हो जाएगा कि वो आइंदा जितना उसका इस्तेमाल होता है उस टॉपिक का, आइंदा आगे चल के इस पेपर में, इससे अगले पर्चे में, वो उसके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि फ़लाँ चीज़ हमारी कमज़ोर थी या फ़लाँ हमने नहीं पढ़ी हुई, वो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा, क्लासेस जल्दी क्यों शुरू की, ये भी गिला हो सकता है, साथ ही बताता चलूँ। ICAP ने, आपको पता है, पेपर्स को मार्च और सितंबर से चेंज करके अब फरवरी और अगस्त में कर दिया। तो ये पहली अटैम्प्ट है, 2 अटैम्प्ट इसकी वजह से डिस्टर्ब होनी है, पहली अटैम्प्ट है। तो हमने रिक्वेस्ट काफ़ी की थी ICAP से, वो इस चीज़ के ऊपर तो शुक्र है आ गए कि उन्होंने हमेशा पर्चा जो होता है, जिस महीने के अंदर अटैम्प्ट होती है ना, उस महीने के पहले मंडे से शुरू होता है, यानी पहले वीक से। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये मेहरबानी की कि तीसरे वीक पे ले गए, यानी आपकी जो डेट शीट आई है वो मिड अगस्त की है, लेकिन स्टिल आप लोगों के पास 15 दिन तो शॉर्ट थे। तो ये थोड़ी सी कुर्बानी आपसे तो नहीं ली गई है। अब ग्रुप ए वालों के लिए कौन सी कुर्बानी है? ग्रुप ए वालों से सिर्फ इतनी सी कुर्बानी है कि ईद से पहले 8-10 दिन बुला लिया गया उनको कि यार याशी से रोज़े ना रख सके, है ना, जुल्म किया ना, जालिम है ना हम लोग। ठीक है, तो वो 15 एक दिन यहाँ से निकालने की कोशिश की है बेटा। फिर दूसरी बात, बड़ी मुसीबत, खैर मुसीबत तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस अटैम्प्ट के अंदर, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आपको अब ये छोटी ईद नज़र आ रही है, फिर बड़ी ईद आ रही है, फिर आशूरा के छुट्टियाँ आ रही हैं, पक्की छुट्टियाँ हैं जो इसमें से 10-12 दिन ये निकाल के ले जाती हैं कम अज़ कम। तो इसलिए थोड़ा सा इसको अर्ली शुरू किया गया। एनीवेज, ओल्ड स्कीम के तहत करेक्शन ऑफ एरर इंट्रो में चला गया है, IAS 33 और रेशोज कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में चला गया है। लेकिन मैंने ये ऑटम 25 तक का पैटर्न आपके सामने रखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो MCQs एग्जैक्ट 10 नंबर के आपके हर पर्चे के अंदर आते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स से आते हैं। ठीक है,
जैसे IS-23 से पिछली अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ आया, 2 नंबर के IS-16 का एक आ गया, फिर 2 नंबर का फ्रेमवर्क से आया हुआ है, 4 नंबर का उसने IS-33 से पूछ लिया, लॉन्ग क्वेश्चन ही ना पूछा होगा इसका, तो MCQs में कसर निकाल ली, छोड़ता तो कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर 1 नंबर का NPO का MCQ आया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें इन लॉन्ग क्वेश्चंस को, तो जैसे मैंने आपको बताया ये ग्रेड 1 जो है इसमें करेक्शन ऑफ एरर बड़ा रेगुलरली अपीयर होने वाला टॉपिक था। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि अब FAR के अंदर वो चेन इक्विटी मैंने अलग सिखानी है, 3 दिन, शायद चौथा दिन भी लग जाए, क्योंकि जितनी मजबूत चेन इक्विटी होगी IS 8 तो बस उसमें मिक्स ही करना है, तो हम तो टाइम पूरा लगाते हैं, लेकिन अकेला चेन इक्विटी नहीं आता, बल्कि वो IS 8 के साथ मिक्स करके पूछता है। कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। इस दफा लॉन्ग पूछ लिया, अगली बार इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि शॉर्ट पूछ लेगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इसी ग्रिड के अंदर है, ये जब पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी शॉर्ट भी पूछ लेता है, लेकिन ये पुरानी स्कीम के हिसाब से जैसे अकाउंटिंग फॉर NQ इधर आ रहा है वो इस ग्रिड का हिस्सा नहीं है। बहरहाल मैंने आपको एक ट्रेंड दिखाना था, जैसे ये दोनों टॉपिक यहाँ से निकल गए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 5 से 6 नंबर का कभी MCQs कभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाया करता है, और ये इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो सबसे फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक है वो IS 16 है। और IS 16 एक ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर इनमें से कोई भी टॉपिक मिक्स हो सकता है, और नॉर्मली वो IS 40 के साथ मिक्स करके उसको दे देता है। जब जैसे 18 नंबर का सवाल पूछा, यहाँ 20 का दोनों को मिला के पूछ लिया, फिर 17 का इन 3 को मिला के पूछ लिया, फिर 17 का इन 2 को मिला के पूछा, फिर इनसे अलग अलग पूछ लिया, अलग अलग पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है, अलग अलग, इस बार फिर इकट्ठा कर दिया उसने IS 40 और IS 16 को। तो ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स एक सवाल होता है आप लोगों का, सर ये कैसे मिक्स होंगे टॉपिक्स? भाई मिक्स करके देख लेंगे पढ़ते हुए, ठीक है, मिक्स करेंगे। ये मिक्स और मिक्स मुक्स कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना, मिक्स मुक्स कुछ नहीं होता। आपको अलग अलग टॉपिक्स आते हैं तो बस आप उसको मिक्स कर सकते हैं। ये खामखा दिल से ना, ये दिमाग से और दिल से ये खौफ निकाल दे। आधे से ज्यादा बच्चे फेल डर के होते हैं बस, तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा और आपको सब कुछ आता भी होगा इंशाल्लाह, बट डरना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जी आते हैं अपने न्यू स्कीम के पैटर्न पर। तो न्यू स्कीम के अंदर ये 4 टॉपिक जो मैंने ग्रीन किए हुए हैं ये आपके नए इंसर्ट हुए थे। तो अगेन MCQs 10 नंबर के इस दफा भी टेस्ट हुए, ठीक है, जिसमें तो उसने IS 20 का एक पूछा, 2 IS 16 के पूछ लिया, IS 41 से एक पूछा, चेन इक्विटी से एक पूछा, 2 फ्रेमवर्क से पूछे और 2 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। ये MCQs 10 नंबर के आए, हर MCQ 1 नंबर का, और 10 MCQs उसने पूछे, ठीक है। पहले करता था 2 नंबर के भी कभी दे देता था, लेकिन इस दफा देखने में यही आया कि वो लिखता है ऊपर हेडिंग में कि 10 MCQs हैं और हर MCQ का 1 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर के MCQs आ गए। उसके बाद ये देखिए जी, टॉपिक वाइज अगर हम चलें तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि 30 से 40 नंबर की ग्रिड है, नॉर्मली ICAP इनको फॉलो करता है, ठीक है, मिड में या लोअर साइड पे, अपर साइड पे कम कम ही जाता है। तो ये देखिए 30 से 40 नंबर की ग्रिड थी, इसमें उसने 28 नंबर पूछे हैं, ठीक है। 28 तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे हैं ना। अब देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसको यहाँ से ऐड करो और NPO को भी ऐड करो जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये 2 नंबर ये हो गए, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 2 4 हो गए, फिर NPO 5 हो गए, ठीक है, और 5 के बाद यहाँ पे 28 में ऐड करो तो कहाँ पहुँच गए हम? 33 पे। तो उस अपनी ग्रिड को फॉलो करना होता है, हर चीज़ को पूछता है उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा ये आपकी फेवरेट ग्रिड होगी, पास कराने वाली ग्रिड। 2 सवाल इसमें से आने हैं, एक लॉन्ग में आएगा, दूसरा शॉर्ट में आ जाएगा, और निस्बतन मुश्किल है ये दोनों। मतलब इनका IS 8 का सवाल ना चेन इक्विटी से मिक्स होके कैश फ्लो की निस्बत वो मुश्किल है। तो यू आर लकी वंस के निस्बतन मुश्किल। वैसे तो ये भी आपको बहुत आसान लगेगा, असल में ना अकाउंटिंग है ही सबसे आसान पर्चा। कैफ के अंदर आपको सबसे आसान FAR लगेगा, इंशाल्लाह देख लीजिएगा। मैं आज पहला दिन कह रहा हूँ, आखिरी दिन भी ऐसा ही होगा। सबसे आसान आपको FAR लगेगा। आपको अकाउंटिंग तो पहले से आती है, मैंने तो आपको बस उंगली पकड़ के टॉपिक सिखाने। सबसे आसान टॉपिक आपको पर्चा आपको ये लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब उस आसान में भी बहुत आसान है कैश फ्लो। एक तो पर्चा आसान, ऊपर से कैश फ्लो उससे भी ज्यादा आसान। तो निस्बतन मुश्किल जो है इस ग्रिड में वो इस दफा लॉन्ग क्वेश्चन में टेस्ट 15 नंबर का और शॉर्ट कैश फ्लो के अंदर आया, ठीक है। ये नीचे आ गया, माजरत मैं सही कर देता हूँ, पंचर लगा देते हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब 6 नंबर का सवाल उसने पूछ लिया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर चल रही यार नहीं, चलो ब्लैक ही कर देते हैं,
अब चेन इक्विटी, IS8 और कैश फ्लो, MCQs के अंदर देखें तो एक नंबर बस इसका आया, उसके बाद चेन इक्विटी और चेन इक्विटी में से एक नंबर आया हुआ है और IS8 में से कोई नहीं आया, तो 2 नंबर यहाँ पर MCQs में उसने पूछ लिए और बाकी 21 हैं, तो 23 नंबर यहाँ पे भी पूछे हुए हैं। तो ग्रिड फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हैवी ग्रिड आती है। इस हैवी ग्रिड के अंदर 35 से 45 नंबर की ग्रिड है, 41 नंबर तो यहीं पे पड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर आप MCQs के अंदर भी देखें तो ये 1 नंबर उसी ग्रिड से, ये 2 3 नंबर हो गए, 4 नंबर ये पड़े हुए हैं और 41 है, तो 45 मार्क्स उसने अपर साइड को टच किया है इसमें। और IS16 का अपना सवाल तो आता ही आता है। IS16 की एडजस्टमेंट आपको हर जगह मिलेगी। ये जो आपको 18-20 दिन लगते हुए नजर आएंगे ना, ये ज़ाया नहीं जाएंगे। रीवैल्यूएशन भी है इसके अंदर, आपने पढ़नी है, चेंज इन एस्टीमेट पढ़ेंगे आप, फिर एडिशन, डिस्पोजल, ये सारा कुछ IS16 के अंदर हमने पढ़ना है। डिस्क्लोजर कैसे बनता है, नोट कैसे बनता है। अब इसका अपना बड़ा सवाल 15 से 20 नंबर का आ सकता है, बल्कि एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा वो इसी का नोट पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब 38 का उसने पूछा है, ठीक है। तो 15 से 20 नंबर का इसका अपना सवाल तो है ही है। उसके अलावा ये हर टॉपिक में घुसा हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा ये बाकियों के साथ भी मिक्स हो सकता है। फिर उसके बाद आप फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसी की होगी, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन, लाजमी होगी रीवैल्यूएशन भी। तो रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट डाल के उसने फाइनल अकाउंट का सवाल करना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, NPO है, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन वगैरह, डिस्पोजल वगैरह तो आपको हर जगह पे नजर आएगा। कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर इसकी एडजस्टमेंट पड़ी होगी, IS8 के अंदर इसकी एडजस्टमेंट पड़ी होगी। तो मैंने आपको ऐसे अर्ज किया ना, ये आलू है आलू, ठीक है, ये हर एक के साथ फिट हो जाता है। किसके साथ नहीं फिट हो सकता, मैं देख कर अगर बताऊं, मैं सोचूं, मेरी सोच रुक जाती है। मतलब किसके साथ नहीं मिक्स हो रहा, हर जगह पे मिक्स हो रहा है। मतलब कम से कम भी सही एडजस्टमेंट जरूर है। मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पे ये ना यूज होता। IS20 के साथ ये मिक्स हो जाता है, बोरिंग कॉस्ट के साथ ये मिक्स हो जाता है, PP खुद अपना, इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी, इंपेयरमेंट, इंटेंजिबल, इसको नहीं आप छोड़ सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये 18 नंबर, आप 18 दिन अगर लगते हैं, अल्लाह करे 18 में हो जाए, 20 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो हम ये तो मतलब पहले से कोई डिसाइड नहीं होता, ये तो मेरी क्लास की स्पीड के साथ ही, मेरे सिलेबस की कवरेज के साथ चल रहा होता है, ठीक है। तो ये IS16 जो है, इस पर लगने वाले टाइम को आपने ईजी नहीं लेना, बहुत मेहनत से इसको करना है, क्योंकि इसने आपकी जान नहीं छोड़नी। सादा बात, इसने आपकी जान नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। हर टॉपिक में घुसा हुआ और मैं आपको हर टॉपिक में ये बात याद भी करवाऊंगा, ठीक है। तो जितनी मेहनत यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे की हुई मेहनत आपको आगे जाके सहूलत दे देगी, ठीक है। तो ये जनाब आपका सिलेबस था। अब मैं सर्च कर रहा था कि चैलेंजेस क्या आपको फेस करने पड़ते हैं। तो भाई सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, सा लैन दा टाइम कोई नहीं है। यू नो द पंजाबी थोड़ी बहुत, ठीक है। लेंथ ऑफ सिलेबस, तो सिलेबस की लेंथ को हम कवर कैसे कर रहे होंगे भाई, जाहिर सी बात है, सिलेबस हम कोशिश करेंगे हम छुट्टी ना करें, हम टाइम से शुरू कर रहे हैं। हम इसको क्लास के टाइम को हमने तकरीबन 2 आवर्स कोशिश करके प्रोडक्टिव टाइम निकालना है, जो हम पढ़ रहे हों। 5-10 मिनट ऊपर नीचे ब्रेक भी हो जाती है, आने में टाइम लग गया, निकलने में लग गया, वो बीच में मसला आ गया, तो हम तकरीबन 2 घंटे रोज़ पढ़ रहे होंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज पे मैं ज़्यादा वक्त लगा रहा हूँ, और जो कम इंपॉर्टेंट होंगे आपने नहीं सोचना, आपको तो मैं बताऊंगा ही नहीं कम इंपॉर्टेंट क्या, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपको तो मैं गैस भी आखिरी दिन में जाके दूंगा। जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट होगा, जब पूरा करा लूंगा तो बताऊंगा मेरे हिसाब से ये ज़रा कम है, दूसरा ज़्यादा है, जो भी करना है। ये तो शरारतें मैं आपके साथ करता रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को मैं किसी भी जगह पे ये करते हुए नहीं देख सकता कि यार इसको चॉइस में छोड़ दो। चॉइस आपने देख लिया, किसी भी चीज़ को उसने छोड़ा नहीं है, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते आप। बस इसको इंश्योर करना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर कम स्ट्रेस होगा ना। अब आपको कैसे पता है किस पे कम स्ट्रेस होगा और कितना स्ट्रेस कम है और कितना ज्यादा है, तो वो आप मेरे पे छोड़ देंगे, ठीक है। आपको जो जितना करवाया जाए आपने उतना करना, ठीक है, ठीक है। और सबसे अहम बात, पेपर भी बड़ा लेंथी होता है, लेंथ ऑफ पेपर बड़ी मुश्किल है कि आप इसको पर्चे को 3 घंटे में कर सकें, बहुत मुश्किल है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल है जनाब टाइम बेस्ड प्रैक्टिस।
क्या मतलब? मुझे ये बात बताइए, आपके अच्छा यहाँ पे ना 3 घंटे 15 मिनट पर्चे के लिए है। 15 मिनट सिर्फ रीडिंग टाइम है, उसमें आपको आंसर शीट नहीं दी जाती, आपको सिर्फ 15 मिनट रीडिंग के लिए दिए जाते हैं पर्चे को। ये 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करने हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा टुवर्ड्स एंड ऑफ सिलेबस, ठीक है ना, कैसे उसको यूटिलाइज करना है हमने, ओके। या जैसे टर्म टेस्ट आते हैं, तो टर्म टेस्ट के अंदर MCQs होते हैं। मैं बेसिकली कहा करता हूँ बच्चों को कि 15 मिनट में सबसे पहले MCQs सॉल्व कर लो, क्योंकि पूरा पर्चा आप 15 मिनट पढ़ भी लो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। कितने सफ़े का पर्चा होगा, पर्चा भी आपको दिखाता हूँ, 5-5 6-6 सफ़ों का पर्चा होता है, तो पूरा पर्चा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप पर्चा आते ही क्या करेंगे, उस 15 मिनट में रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, जिससे पता लग जाए कि क्या क्या टॉपिक कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। वो हार्ड डिस्क से उसकी उठ के चीज़ें रैम में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 15 मिनट सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के उसके बाद सबसे पहले MCQs पे आना है। अब MCQs का ये है, लिखने की वैसे ज़्यादा नहीं होती ना पर्चे पे, तो MCQs का क्या है, जो तो थ्योरेटिकल है नुक्ता लगा लो, जो न्यूमेरिकल है कैलकुलेशन करके उसका भी नुक्ता तो लगा सकते हो ना। उससे फ़ायदा ये होगा कि पर्चा आते ही आप उसको मेरे ख्याल में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम वो 10 MCQs कर लोगे। कोई एक आधा अगर नहीं हुआ तो उसको लीव कर दोगे, तो बाकी मार्क्स आपके आ गए। तो 15 मिनट के अंदर लेट्स से आपने 8 मिनट 10 मिनट के अंदर सारे MCQs कर लिए, आपको फिर 4-5 मिनट बच गए, तो उसमें भी पूरा पर्चा फिर नहीं पढ़ना, फिर किसी शॉर्ट क्वेश्चन को पकड़ो जो आपका टॉपिक बड़ा अच्छा, आपको यार ये छोटा सवाल आया हुआ है 6-8 नंबर का, इसको पढ़ लेते हैं। छोटा सवाल है, एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा, कम से कम 2 बार सवाल पढ़ के शुरू करना है, करना उसको 2 बार पढ़ा, समझ आ गई, दिमाग में प्लान हो गया, कैलकुलेशंस कर लिए। इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही पर्चा मिलेगा 2-4 मिनट के अंदर MCQs करके एक शॉर्ट क्वेश्चन 6-8 नंबर का, वो भी आपने 6-8 मिनट में कर लेना है। उससे फायदा ये होगा कि आप पहले 10 मिनट के अंदर तकरीबन को 15 से 20 नंबर अटेम्प्ट कर चुके होंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो 15 मिनट का ये तरीका है यूटिलाइज करने का। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था आपको, असल में बात और तरफ निकल गई, कि आपके पर्चे का टोटल मार्क्स कितने पर्चे के, 100 नंबर का पर्चा है, और टोटल मिनट सॉल्व करने के लिए कितने, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 3 घंटे में हुए 183 मिनट जो हैं वो आपने 100 नंबरों के लिए यूज करने हैं। तो एक नंबर के हिस्से में कितने मिनट आए, 1.8, ठीक है। अब ये 1.8 वजीफा नंबर 1 है जो मैं आपको आज दे रहा हूं तावीज। पहला तावीज क्या दे रहा हूं कि आपने टाइम बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आपने जब कभी जिंदगी में सवाल करना है, वो सवाल क्लास वाला तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है क्लास में 10 नंबर का सवाल हो सकता है मैं 2 घंटे में करा रहा हूं, मैं तो गप्पे लगाता हूं, जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट करना होता है आपका मैंने, ठीक है ना। लेकिन आपने जिंदगी में जो सवाल खुद करना है, वो चाहे होमवर्क का सवाल है, चाहे वो टेस्ट का सवाल है, क्लास टेस्ट वीकली होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका टर्म टेस्ट का सवाल है, टर्म टेस्ट 2 होंगे, चाहे वो आपका मॉक का सवाल है, या चाहे फिर आप फाइनल में सवाल जाकर करोगे, वो पहली बार नहीं हो पाएगा ना, वो डे 1 से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मार्क्स इंटू 1.8 करोगे आप, तो आपके पास टाइम आ जाएगा उस सवाल को करने का। 10 नंबर का सवाल है तो आपके पास क्या होगा जी, 18 मिनट का टाइम। उसका तरीका फिर क्या है, लेट्स से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है ना, और मैं कहता हूं जी इस वक्त 8:56 हुए हैं, तो मैं कहूँगा जी 8:56 से लेकर लेट से 14 नंबर का, ये 10 नंबर का सवाल नहीं 8 नंबर का सवाल लेट से, ठीक है। मैं कहता हूँ 8:56 से लेके 9:10 तक। ये लिखने का फायदा ये है कि बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, घड़ी पे 9:10 तक का टाइम इस क्वेश्चन 1 को करने का होगा। कोशिश करनी है उसमें हो जाए, शुरू में देखोगे टाइम आगे जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काबू में आएगा। जरूरी नहीं है बड़े सवाल आपके गिवन टाइम में ही हो, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक भी ऊपर ले जाएंगे, लेकिन कुछ आसान सवाल भी थे, जैसे MCQs ने आपको 10 मिनट बचा के दे दिए, कुछ छोटा सवाल 2-4 मिनट बचा के दे देगा, तो कहीं ना कहीं टाइम बचता भी जाएगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा भी लगता जाएगा। लेकिन आपका वजीफा नंबर 1 क्या है, मार्क्स इंटू 1.8, ठीक है। और इससे भी अहम वजीफा, ये पेपर की लेंथ को काबू करना है ना, तो अभी से ही करना पड़ेगा। क्या, आपने रीड करना है क्वेश्चन को आइडियली 3 दफा, लेकिन चलो डिस्काउंट अगर मार दूं मैं तो 2 दफा तो कम से कम। इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन नहीं उठाना। हमारे साथी कराम हमें कहा करते थे, अभी भी जिंदा है, अल्लाह पाक उनकी उम्र बरकत दे, कि 3 दफा सवाल शुरू करने से पहले खबरदार किसी ने पेन उठाया तो
हम बात मानते थे। मैं तो आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ कि चलो यार हम नालायक लोग थे, चलो आप ज़रा लायक बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। यकीन मानो मैं अक्सर ये कहता हूँ बच्चों से कि मैं आप लोगों की उम्र के अंदर बड़ा नालायक सा था, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। तो अगर मेरे वर्गा पास कर सकता है ना सीए, तो आप तो खामखा हो, पठान कहते हैं ना खामखा, है को पख्तून को बैठा हुआ, हाँ खामखा है ना, ये तो खामखा पास कर लोगे आप लोग, तो ऐसे बच्चे हो गए खामखा पास हो सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ, कोई ये ना समझना को यार पंप कर रहा है, जरा पहला दिन है जरा खुश कर रहा है, नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। बस दो चीज़ें चाहिए, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। बहुत जहीन बच्चा है, कमिटमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, नहीं पास होता। हमारे साथ कई थे ऐसे, ठीक है, मेहनती निकल जाते हैं। एवरेज बच्चे वो कर सकते हैं पास, तो आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने आपको डिस्काउंट लगा दिया कि क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ना है और फिर आपने उसको सॉल्व करना शुरू करना है। दूसरी बात हो गई। तीसरी सबसे अहम बात, अगर ये आपने आज ही अपने आदत बना ली, आज ही से अपनी आदत बना ली, तो फिर इंशाल्लाह ये नहीं, कोई दुनिया का पर्चा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जो आपसे फिर पास ना हो पाए। आपके सारे पर्चे पास हो जाएंगे। वो एफआर है, वो सीए का कोई और पर्चा है, वो बीए का कोई पर्चा है, वो एमए का कोई पर्चा है, वो जो सा भी पर्चा है, कोई पर्चा आपका रुकने वाला नहीं है। वो क्या है सबसे अहम बात, कि आपने नहीं कंसल्ट करना सोल्यूशन को बिफोर कंप्लीटली सॉल्विंग, बिफोर अच्छा जी, बिफोर कंप्लीटली सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है जी। ये मौत है, ये मौत है, मैं बता रहा हूं कि ये जवानों की मौत है। अगर सोल्यूशन को ये उंगली रख के ना, उंगली रख सवाल कर रहे हैं ना, दो दिमाग पे थोड़ा सा जोर देने की जरूरत। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, ठीक है। अब एक आदत डेवलप होगी, दिमाग को यूज करने की आदत ना रही, सोल्यूशन देखने की आदत डेवलप हो गई, और यही डेवलप्ड आदत पर्चे के अंदर फिर फंसा देती है। 100 सवाल पर्चे में करके जाओगे, पर्चे में 101वां सवाल आना है। हाँ उसमें आपने जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो किसी ना किसी तरह से की हुई होंगी, लेकिन सवाल नया होगा। अब जहां पे फंसना है, हाँ भाई उंगली ने ढूंढना है सोल्यूशन, उधर कोई नहीं होना, साथ वाले नहीं, उस्ताद नहीं, आप ही हो। तो इस दिमाग को शुरू से आदत डालनी। बड़ी अहम बात कर रहा हूं आपके ख्याल में ना, आपके ख्याल में, आप लोगों के ख्याल में एमसीक्यूज आर ओवर। एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि अगर ऑप्शन ए टिक कर दिया आपने, ऑप्शन बी सही था, तो आपको 0 मार्क मिलेगा, चाहे वर्किंग साथ हुई भी पड़ी है काफी हद तक सही, कुछ छोटी सी गलती हो गई है। लेकिन बाकी पर्चा ऐसा नहीं है। बाकी 90 नंबर का पर्चा क्या है, आपको मिसाल के तौर में मिसाल देता हूं, आपने पीएनएल बनाया, ठीक है, अभी फॉर्मेट बनाता हूं उसका, मैं पीएनएल बनाया, आज बनाएंगे ना, पीएनएल का फॉर्मेट बनाता हूं अभी। पीएनएल के अंदर लेट्स से आपने एक एक्सपेंस डेप्रिसिएशन गलत निकाल ली, ठीक है, डेप्रिसिएशन के 2 नंबर थे, आपने मंथ्स गलत लिख दिए, तो कॉस्ट सही ली, रेट सही लगाया, मंथ्स गलत लिखे, तो 2 में से 1 फिर भी मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक नंबर यहां कट गया। अब पीएनएल के अंदर अगर एक्सपेंस गलत आया तो प्रॉफिट सही होगा या गलत होगा? गलत होगा, ठीक है। उस गलत प्रॉफिट को उठा के कहां ले जाओगे? आप लोग कैपिटल में लेके जाते थे, आज मैं बताऊंगा आपको, हम रिटेन्ड अर्निंग्स का एक कॉलम, एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, उसमें ले जाएंगे, रिटेन्ड प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। खैर एनीवेज, आप उठा के कैपिटल में ले जाओगे, तो ये कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट ने क्लोज होना होता है बैलेंस शीट में जाकर। तो वो गलत प्रॉफिट भी है ना, गलत तो हो गया ना, वो उठा के आपने कैपिटल में जो ऐड किया था इंट्रो के अंदर, उसका अगर 1 नंबर है तो वो नंबर मिलेगा, चाहे वो गलत प्रॉफिट है, क्योंकि गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। तो अगर किसी एडजस्टमेंट की समझ नहीं आ रही ना, आप अज्यूम कर लो कोई ऐसी फिगर लिखकर आगे चले जाओ, तो सिर्फ उस फिगर का नंबर कटेगा, उससे आगे कहीं पे। मिसाल के तौर पे आपने कॉस्ट डिटर्मिनेशन पढ़ी हुई है आईएएस 16 के अंदर, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, एसिड की कॉस्ट के अंदर क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पे एलसी ओपनिंग चार्जेस को नहीं ऐड किया कॉस्ट में, कॉस्ट गलत हो गई गलत। अब वो कॉस्ट निकालने के 3 नंबर थे, आपको 2.5 नंबर मिल गया, आधा नंबर उसका कट गया लेट से, ठीक है। अब ये गलत कॉस्ट आगे डेप्रिसिएशन में यूज करोगे ना। अब आपके जहन क्या है, कॉस्ट गलत हो गई तो डेप्रिसिएशन भी गलत आनी है और फिर सारा कुछ गलत हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1 नंबर वहां पे कटना था, कट गया। अब वो गलत कॉस्ट उठा के आप आगे ले गए, आपने रेट सही लगाया, आपने फ्रैक्शन सही लगाया, तो डेप्रिसिएशन का पूरा 1 नंबर है, तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। आपने ऐसे भी कॉस्ट में से अक्यूमुलेशन को नेट किया, एंट्रीज करने के बाद नेट बुक वैल्यू लिखी, हालांकि डेप्रिसिएशन गलत होने से अक्यूमुलेशन गलत हो गई थी, कॉस्ट गलत होने से एसिड भी गलत हो गया था, नेट बुक वैल्यू गलत है, लेकिन वो गलती के नंबर जहां कटने थे वो कट चुके हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होती मिस्टेक।
कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक के मार्क्स नहीं कटते। तो इससे आसान को पर्चा हो सकता है भला पास करने वाला? खुद बताओ, हैं जी? गलतियां का अगर इस तरह से पास होना होता तो फिर मैं भी आना खड़ा होता, कोई भी ना खड़ा होता। यहाँ 3 घंटे के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के साथ तो नहीं पढ़ा जा सकता, मुश्किल हो जाता। ठीक है, ये बात समझ आई है? ठीक है, तो सोल्यूशन को कंसल्ट नहीं करना मतलब क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है, बड़ा डिस्काउंट देने का, बड़ा डिस्काउंट। ठीक है, सारा सवाल आपने किया अपने दिमाग के हिसाब से, जो समझ आया बेस्ट ऑफ योर नॉलेज और उस वक्त की सोच और उस वक्त जो दिमाग में आया बेस्ट अपने हिसाब से जो आपके दिमाग में आया वो आपने लिख कर सवाल पूरा कर लिया। सोल्यूशन देखा तो जाहिर सी बात है कुछ गलतियां हो गई। अब आपको डिस्काउंट क्या देने लगा हूं, अगर तो आपका सोल्यूशन 70% तक ठीक है तो उस सवाल को आप दोबारा मत करिएगा उस दफ़ा में, अगली बार जब कभी उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ही कीजिएगा। अब आपको मसला रह गया, अब क्या है सोल्यूशन अगर 70-80% ठीक हो गया है, कुछ गलतियां भी हैं तो उसको दोबारा करने से तो मैंने वैसे ही मना कर दिया, क्योंकि उसको दोबारा करने का मतलब आप सवाल याद कर रहे हैं, हमने सवाल याद नहीं करना, ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सवाल याद 100 सवाल मैंने कहा करके जाओगे तो 101वां आना है परिचय में। हमने सवाल नहीं याद करने हैं, हमने कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, मतलब रूल्स उसूल ये हमें याद होने चाहिए जो यूज होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतने डिस्काउंट के साथ तो अब आप अपने आप के साथ और मेरे साथ वादा कर लें कि सोल्यूशन तब तक नहीं देखना जब तक जैसा तैसा करके एक बार पूरा करें। हाँ, अगर वो 70% से सही नहीं हुआ, उससे भी कम सही हुआ है तो मतलब फिर एक बार दोबारा कर लेने में हर्ज नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि आप 70-80% उसको सही ना कर सके। इतनी बात मैं बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। ठीक है, सही है? अच्छा जी, तो पेपर पैटर्न की बात हो गई, उसके बाद सिलेबस हमने देखा, पैटर्न पर्चे का देख लिया, चैलेंजेस की थोड़ी सी बात की, और लेंथ ऑफ पेपर को मैंने कहा कि हमने देखो पर्चा हमारी असल मंजिल तो पर्चा ही है ना, तो लेंथ ऑफ पेपर को टैकल करना आज से शुरू करेंगे, प्रैक्टिस टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को 2 दफ़ा पढ़ के शुरू करेंगे, ये आज से ही आदत होमवर्क में भी हो, क्लास टेस्ट में भी हो, टर्म टेस्ट में भी हो, मॉक में भी हो, फिर कहीं जाके पर्चे में अप्लाई होगा, खासतौर पर ये वाला काम। जब आप हर क्लास टेस्ट में, हर टर्म टेस्ट में, मॉक के अंदर आप देखोगे कि आपने सवाल करते गए, समझ नहीं आया उसको भी करते गए, और अल्टीमेटली रिजल्ट जब आया तो आपका पर्चा पास था, तो ये कॉन्फिडेंस लेके पर्चे में बैठोगे तो करते जाओगे। वरना पहली बार पर्चे में गिद्दड़ सिंगी नहीं होगी आपके जेब के अंदर कि आप जो है वो मतलब पहली दफ़ा ये काम कर लोगे, ये करने से प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो टेस्ट थोड़ा मुश्किल बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है ज़रा तंग कर लूँ आपको, तो पहले 2-3 टेस्ट के अंदर आपको समझ आ जाएगी लड़ना झगड़ना कैसे होता है। ठीक है भाई, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? 50 मिनट की होगी, और तकरीबन कितना टाइम इतना ही रहता है? अभी भी 1 घंटा रहता है। चलें 5 मिनट तक पार्ट 2 शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा चलें जी। अब वैसे तो हमने IS 16 को स्टार्ट करना है, पिक्चर वगैरह लेनी हुआ करे तो ले लिया करे यहाँ से। ये लाइट बंद कर ना दे वैसे, हैं ये ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा तो कर देना, नाफरमान औलाद कर दे। सही है, वो आपका रजिस्टर सही नजर आ रहा है? ओके चलो, अभी भी वहां से रोशनी काफ़ी आ रही है, फिर ब्लैक पेपर लगवाते हैं ना। अच्छा, अब यार पहली क्लास है ना, असल में रमज़ान में याद ही नहीं रहा, रोज़ा ना लग जाए, थोड़ा सा बैठ जाते हैं। जज्बाती हो गए ना, पढ़ाना नहीं चाहिए रमज़ान में। अच्छा जी, अब मैं आज किया, जैसे हमने करना तो वैसे फाइनल अकाउंट्स को स्टार्ट था, लेकिन थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की रिवीजन एक तरह से कर रहा हूँ। फाइनल अकाउंट का ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा लैरी वाला। ये लैरी वाला सवाल ICAP की स्टडी टेक्स्ट में FAR के अंदर मौजूद है, लेकिन इससे बेसिक सवाल मुझे और कोई मिला नहीं तो मैंने ये रखा है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को करेंगे, उसके बाद एक सवाल आपका आज मैंने होमवर्क में रखा है और इस सवाल का सोल्यूशन आपको साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, ओके, और उसके बाद ये हैंड आउट आपका ख़त्म हो जाएगा। कल फिर मैं आपको हैंड आउट दूंगा जिसके अंदर IS 16 होगा। बुक पे अभी काम किया जाएगा,
बावसूख ज़राए अंदर की खबरें यही कह रही हैं कि क्योंकि कुछ चीज़ों पे हमने पिछली बार भी उनको रोला डाला था कि चीज़ें FAR के लेवल की नहीं है, IS 38 के अंदर हो गया, कुछ IS 41 के अंदर कुछ चेंजेस ICAP करेगा। तो इस वजह से अभी वेट के अंदर हैं, ICAP वो किताबें दे देगा तो फिर उसको कर लेंगे, या फिर यही होगा मैक्सिमम अगर उन्होंने लेट किया तो इस वीक ईद के बाद फिर मैं ये करूँगा कि मैं चैप्टर्स को चेंज कर दूँगा, यानी कि जो चैप्टर में चेंज होने का डर है उनको वॉल्यूम 2 में ले जाएंगे, फिर 1 के अंदर दूसरे ले आएंगे जिनमें चेंज होने का डर नहीं है। तो ईद के बाद फिर आपको बुक अवेलेबल कर देंगे। वैसे भी इस वक्त जो हालात बन गए हैं, बच्चे काफ़ी घरों में ही बैठ गए हैं, तो हैंड आउट्स के साथ तो काम चलाना ही है। तो हैंड आउट के अंदर हम बुक्स को ही यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे स्टडी सोर्स क्या होगा, ये मैं लिखना ही भूल गया। तीसरी बात जो यहाँ पर लिखनी चाहिए थी मुझे, वो क्या थी जी, स्टडी रिसोर्स। तो स्टडी रिसोर्सेज जो हैं वो एक ही रिसोर्स है जी, और वो है हमारी बुक, क्योंकि बुक के अंदर आपको सारी चीज़ें इकट्ठी करके दे दी गई हैं। और ये जो मैं नोट्स बनाऊंगा, ये नोट्स भी आपको बुक से ही निकाल कर देता रहूँगा, ठीक है जी। बुक के अंदर पहले कुछ थ्योरी, कुछ नोट्स होंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनसे मैं बुनियाद बनाता हूँ आप लोगों की, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पास पेपर्स होते हैं, और कुछ फिर ICAP क्वेश्चन, ICAP के पास पेपर और ICAP क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, तो सारी चीज़ें, और फिर MCQs भी एंड पे होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको ICAP वाली तो मिलती ही हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो हम फिर इसी बुक को फॉलो करके चलेंगे। इसके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो ICAP की किताब के अंदर है। एक और बात, ज़रा आँख खोलिए, रोज़ों में जागना भी ज़रा मुश्किल होता है, मुझे पता है पढ़ते हुए, है ना, कि ICAP ये कहता है कि मेरी स्टडी टेक्स्ट से बाहर मैं नहीं जाता। हम इसको इंश्योर कर सकते हैं कि हम उस किताब को पूरा पढ़ लें, तो उससे बाहर तो उसने जाना नहीं है। तो उसको इंश्योर इंशाल्लाह वो मैं कर लूँगा आपके लिए, ओके। तो किताब के अंदर सारी चीज़ें ही मौजूद होंगी। तो फ़िलहाल ये भी सवाल आपका किताब के अंदर मौजूद है, जो डिब्बे के अंदर बंद है, ये IS 16 के चैप्टर में मौजूद है एग्जाम्पल। अगर हम क्लास के बाद ब्रेक में कर लें शायद भाई, क्या ख्याल है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को भी काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कोई नहीं, हमारे पे ज़्यादा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर मिलेगा। चैप्टर दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन चूंकि मैंने पढ़ाना है इसी चीज़ को, तो दो मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें उठाकर मैं आपको सिखाऊंगा आज। बेसिकली तो आपको ट्रांजिशन करा के देनी है मैंने आज। जो आप कैपिटल का अकाउंट बनाते थे, एक तरह से अकाउंट ही बनाते थे, बैलेंस शीट के अंदर लिखते थे ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, वो लेजर ही है एक तरह से, वो भी बताता हूँ। तो उससे ट्रांजिशन आपको सिखानी है कि वो इंट्रो था FAR के अंदर, IS 1 के अंदर हम कैपिटल को रिप्लेस कर देंगे शेयर कैपिटल से, और प्रॉफिट्स को अलग अकाउंट में रखेंगे जिसका नाम रिटेन्ड अर्निंग्स है, और बस उसकी थोड़ी सी आपको प्रेजेंटेशन सिखानी है। तो ये पहले डिब्बे के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं दो, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स, बेसिकली एक ही एग्जाम्पल है, दो तरह से सॉल्व करनी है, इसके अंदर मैं आपको वो ट्रांजिशन सिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, P&L बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए आप IS 1 के तहत, और फिर कोशिश तो होगी कि ये सवाल हो जाए, हो गया तो हो गया, ना हुआ तो कल से, कोई मसला नहीं, ठीक है। हमने स्पीड कहीं पे भी नहीं लगानी, जो स्पीड हमारी आज है यही स्पीड हमारी इंशाल्लाह आखिरी दिन भी होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी में गेयर ही एक है। तो बस इंशाल्लाह हम एक ही स्पीड से चलते जाएंगे, वही हमारी फुल स्पीड है, वही हमारी, कम भी नहीं कर सकते बढ़ा भी नहीं सकते। कम इसलिए नहीं कर सकते कि टाइम नहीं है, तो हम टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, ठीक है, और ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते कि समझना भी तो होता है, ठीक है। जैसे मैं शुक्र कर रहा बार बार के, ये अब मैं तो सवाल भी करा चुका था अब तक, और मैं घंटा आराम करता, रेस्ट करता, अगर आप में से कोई ना आता। कैमरा तो ऐसे बेहतरीन सब समझ के यस यस करता जाता है ना, उसको तो मसला नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी इंशाल्लाह। थोड़ी सी रिवीजन ITA की, बल्कि उससे पहले मैं आपको ये एग्जांपल करवाना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम ज़रा पार्ट 1 को क्लोज़ कर लेते हैं। एक मिनट, ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, ये असल में ऑनलाइन वाले बच्चों को जब ये लेक्चर दिया जाता है, तो हमारे ये ऑनलाइन डिपार्टमेंट वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शन है हमें कि आप इसको 1 घंटे तक कोशिश किया करें कि पार्ट बनाया करें। ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स हैं आपके, तो 2 पार्ट्स कर लिया करें। चलें सवा घंटे पे चला जाए, 1.5 तक भी ठीक है, लेकिन जो अगर पूरे 2 सवा 2 घंटे एक क्लास चलती रहे, तो जब वो अपलोड होता है पोर्टल पे, तो बच्चों को फिर उस पर प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन वालों को डाउनलोड करने के अंदर। तो इस वजह से पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं है, बस ऐसे ही 2-4 मिनट में सांस भी ले लूँगा बीच में ज़रा बहाने से रोज़ों में, है जी। और पार्ट 2 हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये एक ही लेक्चर होगा, तो लेक्चर नंबर
1 हम क्या करते होते हैं आमिर भाई, पार्ट 1 पार्ट 2 करते हैं या ए बी करते हैं? नहीं, A1 A2 नहीं करते, यूँ कर लेते हैं हम इसको पार्ट 1 कर लेते हैं और साथ में इसको पार्ट 2 कर लेंगे, ठीक है। तो जो बी होगा वो हम उसको बी ही लिख लेंगे, ठीक है। कभी जब कभी बी क्या होता है, वो जब एंड पे जाके थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास पढ़ानी पड़ेगी तो किसी टाइम में, वैसे तो सुबह का टाइम अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो मैं अगर एंड पे, सेशन के एंड पे जाके मुझे ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा बुलाने की, संडेज़ में नहीं ऑन करता बिल्कुल भी। लास्ट टाइम तो सैटरडे संडे दोनों ऑफ रखे थे पहले 2 महीने, फिर आखिरी 2 महीने सैटरडे ऑन कर दिया था। मैं अब बच्चों को पहले ही कहा था, पहले दिन ही। तो मुझे चूँकि ज़रा खुला-डुला सेशन होता है, कोई छुट्टी उसमें नहीं होती है, तो इसमें उसमें पॉसिबल था। इसमें जैसे आपको बताया मसाइल हैं काफ़ी सारे। मसला नंबर 1, आईकैप का पर्चा 15 दिन तकरीबन समझें पीछे आ गया। सितंबर के अंदर ये अटेम्प्ट बनती थी ना रूटीन में, तो वो अगस्त के मिड में आ गई। और दूसरा प्रॉब्लम, इस सेशन के अंदर तकरीबन 15 एक छुट्टियाँ तो ईदैन की, आशूरा की पक्की वाली आ रही हैं, और अल्लाह ना करे कोई और को गड़बड़ ना हो जाए, तो गड़बड़ें भी तो चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स की वजह से इस दफ़ा फिर मैं सैटरडे ऑफ नहीं कर पाऊँगा, तो हमारा सैटरडे ऑन होगा। लेकिन संडे इंशाल्लाह हम ऑफ ही रखेंगे। संडे इस सूरत में ऑन होगा जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी ईद आती है, वीक के दरमियान में आ जाती है, ठीक है। तो वीक के दरमियान में अगर बड़ी ईद आती है तो फिर हम उसका हल ये निकाला करते हैं कि पहला और आखिरी से मतलब दोनों संडेज ऑन कर लिए जाते हैं और दरमियान में पूरे 6 दिन छुट्टी बन जाती है। अगर सरकारी 3 छुट्टियाँ भी हों, 4 भी हों, तो बच्चे ज़रा बाहर से आते हैं तो इस किस्म के मसाइल होंगे भी, तो वो संडे उस सूरत में ऑन होगा कि वो छुट्टियों आगे छुट्टियाँ बढ़ाने के लिए होगा, वरना संडे में ऑन नहीं किया करता, ठीक है। तो पार्ट 1 असल में आपको बताने लगा था कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट ए, ये पार्ट 1 2 होगा और फिर पार्ट बी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो एंड पे जाकर पड़ेगा हमें, जब हमें एक्स्ट्रा क्लासेस करानी पड़ेंगी, ठीक है जी। पार्ट 1 यहाँ क्लोज करें।